देखिए ऑटो श्मिड एक रूसी विद्वान थे, ठीक ना, और 1943 में इन्होंने अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की है। बहुत अच्छी इनकी परिकल्पना है, अंतर तारक धूल परिकल्पना, यानी कि इंटरस्टेलर, ठीक है, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, डस्ट हाइपोथेसिस बहुत अच्छी परिकल्पना इनकी है, जो कि 1943 में इन्होंने दी थी, 1943 में दी थी। देखिए इनकी परिकल्पना से सौर मंडल की बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। इतनी ज्यादा समस्याएं सौर मंडल में थी, उसकी उत्पत्ति में थी, बहुत से विद्वान व्याख्या कर रहे थे लेकिन उसको कर नहीं पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे। इन्होंने क्या किया, बड़ी आसानी से इन सभी समस्याओं का समाधान कर दिया, ठीक है, बिल्कुल आसानी से। समस्याएं क्या थी, उन समस्याओं को हम लोग पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पहली समस्या थी सूर्य तथा, ठीक है, समस्याएं क्या थी उत्पत्ति में भाई, सूर्य तथा ग्रहों की कोणीय आवेग में अंतर, आवेग में अंतर। दूसरी समस्या क्या थी, सूर्य तथा ग्रहों के बीच की दूरी। तीसरी समस्या क्या थी, सूर्य तथा ग्रहों की गति, है ना, गति। चौथी समस्या क्या थी, सूर्य तथा ग्रहों की संरचना में अंतर। देखिए मैंने जल्दी से इसको लिख लिया, 4 प्रकार की समस्याएं हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के जितने भी विद्वानों ने अब तक अपने सिद्धांत या जो भी परिकल्पनाएं दी थी उनकी आलोचना की जाती थी, लेकिन बड़ी आसानी से ऑटो श्मिड महोदय ने इसमें मतलब इन समस्याओं को सॉल्व कर दिया। कैसे किया, आइए समझते हैं। देखिए इनकी जो परिकल्पना है ना, वो अंतर तारक धूल परिकल्पना है, यही इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस है, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस है। इन्होंने क्या बताया, बाकी लोगों से बिल्कुल विपरीत बताया। इन्होंने कहा कि देखिए प्रारंभ में जो हमारा सन है, सूर्य है, वह किसी आकाशगंगा में गुजर रहा था, वह किसी आकाशगंगा में गुजर रहा था, जा रहा था उसके पास से, ठीक। अब आकाशगंगा में बहुत सारी चीजें होती हैं, धूल कण निहारिकाएं नेबुलाज वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन्होंने कहा कि जैसे ही यह सूर्य धूल कणों के पास से गुजरा, ठीक है, धूल कणों के पास से गुजरा तो उनको अपने पीछे पीछे ले लिया, ठीक है। जब यह सूर्य धूल कणों के पास से गुजरा तो ये सभी क्या हुए, इनके पीछे पीछे आ गए, धूल कड़ी इनके पीछे आ गए सूर्य के। यानी कि इन्होंने सौर मंडल की उत्पत्ति और सौर मंडल में हमारे जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों की उत्पत्ति धूली कणों से, गैस और धूली कणों से बताई है। गैस और धूली कणों से निर्मित है हमारा सौर मंडल। इन्होंने ऐसा बताया है कि हमारा सौर मंडल गैस और धूली कणों से निर्मित है। मतलब कि इनका कहना था, देखिए अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या कैसे इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कि देखिए सूर्य किसी आकाशगंगा में गुजर रहा था, वहां जो धूल कण थे, गैसों के बादल थे और धूली कण थे, वो सब सूर्य के प्रभाव में आ गए और सूर्य के पीछे पीछे चल दिए। इससे क्या हुआ, वह एक तस्तरी के रूप में, यानी कि वह एक डिस्क के रूप में, ठीक है, सूर्य था, क्या करने लगे, चक्कर लगाने लगे, सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स में आकर के इसका सूर्य का चक्कर लगाने लगे, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरी बात इन्होंने बताई, ये तो पहली बात, ठीक है, मान लीजिए हम इसको पहली बात मानते हैं, ठीक ना, पहला स्टेप मानते हैं कि सूर्य किसी आकाशगंगा से गुजरा, धूल कण उसके पीछे सॉरी, धूल कण उसके पीछे पीछे लग गए। तीसरी बात, दूसरी पहली बात ये हो गई, तो ये दूसरी बात हो जाएगी कि फिर वो धूल कण डिस्क के रूप में परिवर्तित हो गए
और गोल गोल घूमने लगे सूर्य के चारों तरफ। ठीक है, फिर तीसरी बात, इन धूल कणों में, ठीक है, इन धूल कणों में हम अगर ऐसे लिखें, ठीक है, ऐसे बना दें, ठीक, इन धूल कणों में जो धूलिकण थे, जो धूलिकण थे, ठीक है, इन धूल कणों में धूलिकण और गैसें, दो बातें, दो चीजें आप समझिएगा, गैस है और धूलिकण है, ठीक ना। तो इसमें जो धूलिकण है, धूलिकण ये कम अव्यवस्थित थे, कम अव्यवस्थित, ठीक ना। और जो गैसें थी, गैसें वो ज्यादा अव्यवस्थित थी। मतलब धूलिकण गैसों से कम अव्यवस्थित थे और गैसें धूलिकण से ज्यादा अव्यवस्थित थी। ठीक है, तो जो धूलिकण थे ना वो पास आते गए, टकराते गए, और जब जैसे जैसे वो पास आते गए, टकराते गए, तो अपनी गति खोते चले गए। जब अपनी गति खोते चले गए तो मंद पड़ गए, धीमे पड़ गए, और धीमे जब पड़े तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे में कोलैप्स करना चालू कर दिया, यानी कि एक दूसरे में वो इकट्ठा होते चले गए, जिससे कि एस्टेरॉयड का निर्माण हुआ। ठीक है, जिससे कि एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह बन गए। अब यह एस्टेरॉयड जितने जितने एस्टेरॉयडों के पास में अन्य धूलिकण थे वो सब उसमें शामिल होते चले गए, और बाद में चल करके यही एस्टेरॉयड क्या बन गए, ग्रह बन गए। ठीक है, जो कुछ पदार्थ बचे रह गए, चौथा स्टेप क्या है कि जो कुछ पदार्थ बचे रह गए वो इनके उपग्रह बन गए, यानी कि ग्रहों का चक्कर लगाने लगे, आपस में घनीभूत होकर, घन होकर के उनकी भी गति मंद पड़ी। तो चूंकि ग्रह बड़े हो चुके थे तो जो पदार्थ बचे वो आपस में घनीभूत होकर के, घनीभवन होकर के, यानी कि आपस में चिपक करके वो क्या हुए, उन ग्रहों का चक्कर लगाने लगे, जो कालांतर में चल के उपग्रह बने। समझिएगा। उसके बाद क्या हुआ, जो गैसें थी, पांचवा स्टेप, ठीक है, जो अन्य गैसें थी, जो गैसें थी वो ज्यादा अव्यवस्थित थी गैसें। ठीक है, तो ज्यादा अव्यवस्थित थी तो वह सूर्य के पास नहीं रह पाई, वो बड़ा नहीं हो पाया। इसके अलावा ठीक एक और इंपॉर्टेंट बात ये बताते हैं, वो क्या है कि सूर्य के पास जो ग्रहों का घनीभवन हुआ, ग्रह ठंडे हो गए, इसलिए कि सूर्य के पास में गर्मी ज्यादा थी, यानी कि सूर्य के पीछे पीछे जितने लोग आए तो गैसें दूर होती चली गई, और जो भारी पदार्थ थे वो पास आते चले गए, यानी कि धूलिकण पास आते चले गए, और सूर्य के पास उष्णता ज्यादा थी, गर्मी ज्यादा थी। तो गर्मी ज्यादा होने के कारण, ठीक है, भारी पदार्थों का निर्माण हो गया सूर्य के पास में, यानी कि सूर्य के पास वाले जो ग्रह थे वो भारी भारी हैं, भारी पदार्थों से बने हैं, और सूर्य से दूर वाले जो ग्रह हैं इसीलिए वो गैसों से बने हैं, क्योंकि पास वाले पदार्थों का निर्माण धूलिकणों से हुआ है और दूर वाले ग्रहों का निर्माण जो है कि गैसों से हुआ है। तो इस प्रकार से ये चारों समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। कैसे सॉल्व होती हैं, इनका सिद्धांत हमने समझ लिया कि क्या क्या स्टेप इन्होंने बताया है। अब समझिए, पहली बात, सूर्य तथा ग्रहों की गति, ठीक है, कोणीय गति यहाँ है, ठीक है, नीचे तीसरे पॉइंट में बताएंगे सूर्य तथा ग्रहों की कोणीय आवेग में अंतर। अब सूर्य और ग्रहों का जो कोणीय आवेग है, कोणीय आवेग का मतलब कुछ ग्रह पास में है, कुछ ग्रह दूर है, और उनकी जो स्पीड है सूर्य को चक्कर लगाने की, किसी की तेज है, किसी की कम है। सूर्य के पास जाते हैं तो तेज चलने लगते हैं, सूर्य से दूर जाते हैं तो धीरे चलते हैं। ऐसी सारी बातें जिनका जवाब अन्य विद्वान नहीं दे पा रहे थे अपनी परिकल्पनाओं में। इन्होंने कहा कि देखिए भाई, ऐसा है कि जब सूर्य से ग्रह बने ही नहीं है, जब ग्रह सूर्य से बने ही नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सूर्य से फूट करके सारे ग्रह बने हैं। इन्होंने कहा कि ग्रह जो है कि धूलिकणों और गैसों से बने हैं, वो सूर्य से तो बने नहीं है। तो उन दोनों के, सूर्य की और ग्रहों के कोणीय आवेग में अंतर होना क्या है, स्वाभाविक है, ताकि इसीलिए अंतर है। ठीक है, और ग्रह बने भी हैं तो ग्रहों का भी जो कोणीय संवेग है, कोणीय आवेग है, वो क्या है भाई कि कुछ धूलिकणों से बने और कुछ गैसों से बने हैं। तो वहां कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि कैसे अलग हो गया, कैसे क्या हो गया। बात समझ में आ रहा। तो बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने क्या किया कि ऐसी परिकल्पना प्रस्तुत की कि इन समस्याओं का चुटकी में जो है कि समाधान कर दिया।
कहा कि जब सूर्य से ग्रह बने ही नहीं है तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों के कोणीय आवेग अथवा कोणीय संवेग में अंतर समझ में आ जाएगा। ठीक, सूर्य तथा ग्रहों के बीच की दूरी, सूर्य तथा ग्रहों के बीच की दूरी का भी यहाँ पर समाधान हो गया। ठीक है, क्यों? जब ये धूल कणों से बने हैं, सूर्य से तो खुद बने नहीं है, गैस वाले हल्के होंगे तो ज्यादा दूर चले गए। ठीक है, गैस हल्के थे, सूर्य के पास रह नहीं पाए, ज्यादा दूर चले गए। जो भारी ग्रह थे वो सूर्य से दूर हैं मगर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस देखने को मिलता है। वो इसीलिए क्योंकि ये भी इन्होंने कहा धूली कणों से बने हैं, सूर्य से तो बने हैं नहीं। और दूरी गैसों की, जिनको बाह्य ग्रह कहा जाता है या जोवियन ग्रह कहा जाता है, क्योंकि वो तो बहुत दूर बने हुए हैं। ठीक है, गैस वाले दूर हैं और भारी वाले थोड़े से दूर हैं, तो दूरी का भी समाधान हो जाता है कि सूर्य और ग्रहों के बीच की दूरी कैसे है, क्या है, इनका भी समाधान हो जाए। तीसरी बात, ग्रहों की गति की बात की गई है। तो गति, ठीक है, सूर्य तथा ग्रहों की गति की जब यहाँ पर बात की जाती है ना, देखिए कुछ ग्रह हैं जो तेजी से सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इसलिए क्योंकि धूली कणों से बने हैं और सूर्य के बिल्कुल पास हैं, ग्रेविटेशन के कारण वो तेज घूमते हैं। इसके अलावा ऑटो स्मिथ ने यह भी सिद्ध किया था कि जिन ग्रहों का व्यास, ठीक है ना, अर्ध व्यास जितना ज्यादा कम होगा, यानी कि सूर्य से जितने पास होंगे वो तेज चलेंगे। अब ग्रहों की अगर घूर्णन गति की बात करें तो जो गैस वाले ग्रह हैं वो तेजी से घूमते हैं, क्योंकि हल्के हैं, उनका परिमाण कम है, उनका वजन कम है, इसलिए वो बहुत तेजी से घूमते हैं। देखिए बृहस्पति बहुत तेज घन 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 घूमता है। तो ग्रहों की गति की समस्या भी इन्होंने सॉल्व कर दी। फिर आ गया सूर्य तथा ग्रहों की संरचना में अंतर। संरचना में अंतर क्यों है? जो यह सूर्य है, पास वाले जो 4 ग्रह हैं वो सॉलिड हैं, और है ना, क्वेस्टा 420 के बाद इसको बोलते हैं क्वेस्टा 420, यानी कि क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड पेटी या एस्टेरॉयड बेल्ट। इसके बाद जो 4 ग्रह हैं, ठीक है, ये देखिए क्या हो गया, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, और ये क्या है, बृहस्पति शनि और वरुण। तो ये चारों गैसों से बने हुए हैं। ठीक है, और ये किससे बने हैं? ये ठोस हैं, ये भारी हैं और ये हल्के हैं। ठीक है, तो संरचना में अंतर क्या है? क्योंकि इन्होंने कहा देखिए 8 ग्रह हैं, उनकी संरचना में अंतर इसलिए है क्योंकि इधर के जो 4 ग्रह हैं ना, वो सूर्य की ज्यादा उष्णता के कारण उनका परिमाण ज्यादा था, वो भारी थे। ठीक है, वो धूली कण से बने हुए हैं इसलिए वो सॉलिड है, और जो दूर थे वो गैसों से बने हुए हैं इसलिए वो हल्के हैं। उनकी संरचना थोड़ी बड़ी बड़ी है, वो बड़े बड़े हैं। ठीक है, क्यों? उष्णता कम थी, सूर्य से दूर थे तो सूर्य की गर्मी इनके पास कम थी, तो ज्यादा घनीभवन इनका हो नहीं पाया, ज्यादा ही हिट होकर के जम नहीं पाए। बात समझ में आ रहा है? तो ये सारी बातें हैं, ठीक है, जो कि द्वैतवादी परिकल्पना में कहा जाता है, आता है। ठीक है, हालांकि द्वैतवादी है लेकिन ये उसमें भी नवीन परिकल्पना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमसे जुड़ने के लिए, सीधे अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप या चैनल का मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप सीधे ज्वाइन होकर के आपका कोई भी डाउट है वो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हर विषय का मैं पढ़ा रहा हूँ, और पूरा सिलेबस आप प्लेलिस्ट जाकर के चेक करिए, वहां हर विषय के टॉपिक आपको मिलेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो और भी विद्वान थे, जैसे विसेकर थे, रॉसगन थे, और भी थे। ठीक है, इन सभी विद्वानों ने, ठीक है, कुछ विद्वानों के मैं नाम लिख देता हूं, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूं, जैसे एक विद्वान है फान विसेकर की परिकल्पना, फान विसेकर की परिकल्पना। दूसरा रासगन भी कहा जाता है, रासगन की परिभ्रमण और ज्वारीय परिकल्पना। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये यूजीसी नेट में पूछता है। तीसरा अल्फवेन की अंतरतारक मेघ परिकल्पना। ठीक है, चौथा है बनर्जी की सिफिड परिकल्पना।
ये चार विद्वानों की प्रमुख परिकल्पनाएं हैं जो कि द्वैतवादी में ही आती हैं और द्वैतवादी में नवीन परिकल्पना में आती हैं। ठीक है, द्वैतवादी में नवीन परिकल्पना में आती है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, यूजीसी नेट में पूछता है। ठीक है, फान विसेकर की परिकल्पना है रासगन की परिभ्रमण और ज्वारीय परिकल्पना यानी कि रोटेशनल एंड टाइडल हाइपोथेसिस। जिम्स जेम्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर परिभ्रमण और ज्वारीय परिकल्पना है, छोटी छोटी परिकल्पनाएं हैं, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं खास इसमें। अल्फवेन की अंतरतारक मेघ परिकल्पना, ठीक है, यानी कि इंटरस्टेलर क्लाउड हाइपोथेसिस, इनका क्या है, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। अल्फवेन ने दिया है इंटरस्टेलर क्लाउड हाइपोथेसिस। जैसे ये धूल कणों की बात करते हैं और अल्फवेन सीधे बादलों की बात करते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। फिर बनर्जी की सीफीड परिकल्पना है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ परिकल्पना है, परिकल्पनाओं में संशोधन होता रहता है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेम्स चीज की जो ज्वारीय परिकल्पना थी और उसमें जो संशोधन होयल और लिटिलटन महोदय ने किया था, उन्हीं के संशोधित स्वरूप को आज तक भी जाना जाता है सौरमंडल के निर्माण से के संबंध में। इसके अलावा ऑटो श्मिड ने जो समस्याएं उन लोगों ने छोड़ दी थी, उन समस्याओं को अपने हिसाब से दूर कर दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो द्वैतवादी परिकल्पनाएं यहीं पर समाप्त होती हैं। अब अगली क्लास में हम लोग समझेंगे नवीन या आधुनिक परिकल्पनाओं को। जो आधुनिक है ना, पहले हमने पढ़ा अद्वैतवादी परिकल्पना, फिर हमने पढ़ा द्वैतवादी परिकल्पना, अब हम पढ़ेंगे आधुनिक परिकल्पनाओं को, जिसमें हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे बिग बैंग थियरी को, क्योंकि वो प्रमाणित है और ब्रह्मांड कैसे निर्मित हुआ उसको बिग बैंग थियरी ही बताती है। क्लियर है? धन्यवाद।